तो गाइस आज हम लोग देखेंगे लेखांकन की अवधारणाएं ऑब्लिक आपकी ये क्या है, परंपराएं कहलाती हैं। ठीक है, परंपराएं। गाइस परंपराएं क्या होती हैं? तो गाइस आपको याद होगा कि एक मूवी देखी हुई है आप लोग, सूर्यवंशम। ठीक है, जो थी उनकी अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऋतिक रोशन की। तो उसमें क्या होता है कि शाहरुख खान भी पढ़ने के लिए कहाँ जाता है, फॉरेन जाता है, और उसके बाद वो जो है अपने छोटे भाई ऋतिक रोशन को पढ़ने के लिए भेजता है। तो वो कहता है, वो नहीं जाना चाहता, तो कहता है कि ये परंपरा है बेटा, ठीक है, पिताजी भी गए थे, तुम्हारे बड़े भैया भी गए थे, तुम्हें भी जाना पड़ेगा। तो सेम वही कंडीशन है गाइस लेखांकन में, कि जैसे हमारे पूर्व के लोगों ने जैसे लेखांकन किया है, हमें जो है उन्हीं अवधारणाओं या परंपराओं को मान्यता देते हुए अपना लेखांकन करना है। ठीक है, तो गाइस इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं लेखांकन की अवधारणाएं क्या है गाइस, वे नियम, वे रीतियां, वे विधियां जिनके आधार पर लेखांकन कार्य किया जाता है, वही अपनी लेखांकन की अवधारणाएं कहलाती हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत अपनी 10 तरह की अवधारणाएं आती हैं। चलिए गाइज उनको हम लोग देखते हैं, एक एक को लिखते हैं और देखते हैं, फिर उसके बाद गाइज उनका हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो गाइज सबसे पहली जो अवधारणा आती है वो है गाइज आपकी पृथक अस्तित्व की अवधारणा। ठीक है, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। इससे क्या है गाइज कि मतलब जो है व्यापारी और व्यापार अलग अलग होते हैं। ठीक है, पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर उसके बाद जो है गाइज इनको हम विधिवत अध्ययन करेंगे। ठीक है, सभी अवधारणाओं का। तो आपकी पहली क्या है, पृथक अस्तित्व की अवधारणा, इसका अध्ययन करेंगे हम लोग आज। दूसरी अवधारणा आपकी है मुद्रा मापन या मुद्रा मापी अवधारणा। मुद्रा मापन ऑब्लिक मुद्रा मापी अवधारणा। मुद्रा मापी अवधारणा। तीसरी अवधारणा है गाइज आपकी लागत अवधारणा। लागत अवधारणा। चौथी अवधारणा है गाइज आपकी द्विपक्ष अवधारणा। द्विपक्ष अवधारणा। और पांचवी अवधारणा है गाइज आपकी चालू अवधारणा। चालू अवधारणा। और छठी अवधारणा है गाइज आपकी लेखांकन अवधि अवधारणा। लेखांकन अवधि अवधारणा। और सती गाइज आपकी है सातवीं, आपके जो है उपार्जन की अवधारणा। उपार्जन की अवधारणा। और गाइज आठवीं आपकी है मिलान की अवधारणा। मिलान की अवधारणा। और गाइज नौवीं आपकी है आय वसूली अवधारणा। आय वसूली अवधारणा। और गाइज 10वीं आपकी है वस्तुपरकता की अवधारणा। वस्तुपरकता की अवधारणा। तो गाइज हम इतनी अवधारणाओं का लेखांकन की अवधारणाएं ऑब्लिक परंपराओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक है, परंपराएं वे होती हैं गाइज जो अपने पूर्वज ने जिस प्रकार अपना जो है लेखा जोखा किया है, या फिर जैसे हम लोग पहले वित्तीय वर्षों में लेखा जोखा किया है, उन्हीं उन्हीं के अनुसार हम गाइज प्रेजेंट टाइम में भी लेखा जोखा करेंगे। ठीक है, तो अपनी क्या है अवधारणाएं कहलाती हैं या परंपराएं होती हैं। ठीक है, तो गाइज हम इनको जो है बारी बारी से आज इन सभी अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस क्लास में। तो पहली जिसमें आपकी क्या है पृथक अस्तित्व की अवधारणा, दूसरी आपकी है मुद्रा मापन या मुद्रा मापी अवधारणा, तीसरी है लागत अवधारणा, चौथी आपकी द्विपक्ष अवधारणा, पांचवी है चालू अवधारणा, छठी है आपकी लेखांकन अवधि अवधारणा, सातवीं है आपकी उपार्जन की अवधारणा, आठवीं आपकी मिलान की अवधारणा, नौवीं गाइज क्या है आपकी आय वसूली की अवधारणा, और 10वीं गाइज जो लास्ट है आपकी वस्तुपरकता की अवधारणा। तो इतनी अवधारणाओं का हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम आज लोग अपनी पहली अवधारणा की ओर, जो है पृथक अस्तित्व की अवधारणा। तो चलिए गाइज आइए देखते हैं पृथक अस्तित्व की अवधारणा को। तो हेडिंग डाल लीजिए गाइज आप लोग, पृथक अस्तित्व की अवधारणा।
अस्तित्व की अवधारणा। पृथक अस्तित्व की अवधारणा क्या कहती है गाइज? पृथक अस्तित्व की अवधारणा ये कहती है कि जो है व्यापार और व्यापारी क्या होते हैं, दोनों दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, व्यापार और व्यापारी क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। और व्यापारी जो होता है अपने व्यक्तिगत लेन देनों को पुस्तक में नहीं दिखाता है। ठीक है, वो क्या होता है, व्यापारी जो होता है व्यापार का लेनदार होता है। अगर व्यापारी व्यापार से कुछ भी लेता है, ठीक है, व्यापारी व्यापार से क्या ले सकता है, या तो वो व्यापार से अपना माल निकालेगा, ठीक है, जिस चीज़ का वो उत्पादन कर रहा है या बिक्री कर रहा है तो उस चीज उस माल को निकालेगा, या फिर गाइस जो क्या करेगा वहां से कैश निकालेगा। ठीक है, तो व्यापारी जो होता है व्यापार का एक तरह लेनदार होता है। ठीक है, अगर वो माल निकालेगा तो जितनी मात्रा में, जितनी क्वांटिटी में माल निकालेगा उसकी जो प्राइस होगी, उस प्राइस को उसे जो है उस व्यापार में वापस रखना पड़ेगा। ये जो है अपनी पहली अवधारणा के अंतर्गत आता है। और अगर जो कैश निकाल रहा है, ठीक है, तो कैश को भी उसे जो है विद ब्याज, मतलब विद इंटरेस्ट जो है उस व्यापार को वापस देना पड़ेगा। और जब व्यापारी लेखा करता है अपनी जो है लेखांकन की पुस्तकों में अपने को तो अलग मानता है, तो गैज वो अपने नाम के स्थान पर या तो पूंजी शब्द का प्रयोग करता है या फिर ड्राइंग शब्द का यूज करता है। ठीक है, मतलब आहरण का यूज करता है। या तो क्या लिखेगा, अपने आप को कैपिटल शब्द से दर्शाएगा या फिर ड्राइंग शब्द से दर्शाएगा। तो गैज ये आपकी जो है पृथक अस्तित्व की अवधारणा के अंतर्गत कुछ बातें हैं। ठीक है, तो आइए इनको हम एक एक लिखते हुए और नोट करते हुए चलते हैं। ठीक है, मैंने गाइज बहरहाल आपको सारी बातें बता दी, लेकिन गाइज आप लोग लिख लीजिए और नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो पृथक अस्तित्व की अवधारणा गाइज हम दो और नामों से जानते हैं। वो है आपकी गाइज सत्ता की अवधारणा एवं व्यवसायिक इकाई की अवधारणा। ठीक है, तो पहला आप लोग इसमें पॉइंट लिख लीजिए। इससे एक सेकंड गाइज, इसे इसे सत्ता की अवधारणा, सत्ता की अवधारणा ऑब्लिक व्यवसायिक इकाई अवधारणा के नाम से जानते हैं। ठीक है, व्यवसायिक इकाई अवधारणा के नाम से जानते हैं, धारणा के नाम से जानते हैं। ये तो आपकी पहला पॉइंट हो गया गाइज, जिसके अंतर्गत पृथक अस्तित्व की अवधारणा के अंतर्गत गाइज इसमें इसे सत्ता की अवधारणा क्यों कहते हैं, क्योंकि गाइज इसमें जो है व्यापार की अपनी एक सत्ता होती है, वह जो उसको पूरी तरह से कुल मिला के हैंडल कर रहा है। ठीक है, जो उस व्यापार को देख रहा है वो भी क्या है, एक तरह से उसका लेनदार है। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, उसे व्यवसायिक सत्ता की अवधारणा या फिर व्यवसायिक इकाई की अवधारणा के नाम से जानते हैं। व्यवसाय क्या है, एक अलग इकाई है, और व्यवसाय क्या है, वो एक अलग जो है इकाई है। ठीक है, तो इसे हम व्यवसायिक इकाई की अवधारणा या फिर व्यवसाय जो है सत्ता की अवधारणा के नाम से भी जानते हैं पृथक अस्तित्व की अवधारणा को। ठीक है, और गाइस इसमें जो है व्यापारी और व्यापार क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। तो दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा व्यवसायी एवं व्यवसाय दोनों अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट गाइस आपका हो जाएगा जो है व्यापारी क्या है, इसमें व्यवसायी और व्यवसाय दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, या फिर व्यापारी और व्यापार दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, और गाइस इसमें क्या होता है कि व्यापारी जो होता है वो अपने व्यक्तिगत लेन देनों को व्यापार की पुस्तकों में नहीं दिखाएगा। वो उसका अगर कोई भी लेन देन कर रहा है, ठीक है, वो उसका पर्सनल खर्चा होगा, ना कि जो है व्यापार का। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा तीसरा पॉइंट कि व्यापारी अपने व्यक्तिगत लेन देनों को व्यापार की पुस्तकों में नहीं दिखा सकता। ठीक है, व्यापारी अपनी अपने जो भी व्यक्तिगत लेन देन है, व्यापारी अपने व्यक्तिगत लेन देन को व्यक्तिगत लेन देन को व्यक्तिगत लेन देन को व्यापार की पुस्तकों में नहीं दिखा सकता, व्यापार की पुस्तकों में नहीं दिखा सकता।
ठीक है, ये तो आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा। कहने मतलब कोई भी व्यापारी है अगर वो कोई भी व्यक्तिगत लेन देन व्यापार से कर रहा है तो उनको जो है पुस्तकों में नहीं लिखेगा, ठीक है, अपनी लेखांकन की पुस्तकों में नहीं लिखेगा, क्योंकि क्या है, व्यापारी जो है व्यापार से अलग है, ना कि व्यापार का हिस्सा है, ठीक है। और व्यापारी जो है व्यापार का लेनदार होता है, व्यापारी व्यापार का लेनदार होता है। कैसे गाइज, अगर मान लीजिए व्यापारी ने व्यापार से अगर कुछ भी निकाला है, व्यापारी व्यापार से गाइज क्या क्या निकाल सकते हैं, या तो माल निकालेगा, ठीक है, जिस चीज का उत्पादन कर रहा है, मैंने आपको पहले बता दिया, या तो वो माल निकालेगी या तो फिर वो कैश निकालेगा, ठीक है। तो गाइज अगर वो दोनों चीजें निकालता है, ठीक है, कोई भी एक चीज निकाल, अगर वो माल निकालता है तो माल के बदले में उसे जो है व्यापार में उतना पैसा रखना पड़ेगा, ठीक है, अलग से। अगर वो घर के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए अगर माल निकाल रहा है तो उतना पैसा उसे जो है रखना पड़ेगा घर में, या वो सॉरी व्यापार में। और अगर गाइज अगर वो जो है पैसा निकाल रहा है या पूंजी निकाल रहा है या कैश निकाल रहा है, ठीक है, तो उस कैश के बदले में जो है उसे विद इंटरेस्ट जो है व्यापार के अंदर दोबारा उसे जो है वापस करना पड़ेगा, उस वो जो है पूर्णतः व्यापार से अलग होता है, ठीक है। तो ये अपनी जो है आपकी जो पृथक अस्तित्व की अवधारणा के अंतर्गत आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट इसमें लिख लीजिए, स्वयं के उपयोग के लिए गए वो जो है, मैंने आपको बता दिया वो जो माल अथवा कैश लेता है तो वह जो है व्यापारी जो है व्यापार का देनदार हो जाता है, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए पांचवें पॉइंट में, स्वयं उपयोग के लिए माल, स्वयं उपयोग के लिए, या तो गए जो क्या निकालेगा, माल निकालेगा व्यापार से, या फिर वो कैश निकालेगा, ठीक है। कैश लेता है तो, कैश लेता है तो वह व्यापार का, सॉरी व्यापार का देनदार हो जाता है, ठीक है, देनदार हो जाता है। मतलब गाइस अगर उसने कुछ भी व्यापार से अगर निकाला है तो वो जो है व्यापारी जो है व्यापार का देनदार हो जाएगा। अगर उसने माल निकाला है तो उसे जो उतनी मात्रा में उसे पैसे देने पड़ेंगे इन फ्यूचर, उस व्यापार में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो कैश लेता है तो विद इंटरेस्ट उसे भी जो है उस व्यापार में दोबारा लगाना पड़ेगा या उस व्यापार को वापस देना पड़ेगा, ठीक है। और जिसका जो लास्ट पॉइंट है वो यह है कि व्यापारी जो है जब भी लेखांकन की पुस्तकों में लेखा करता है तो वहां पर क्या करता है, वे अपने नाम का यूज नहीं करता। जैसे व्यापारी का कुछ भी नाम है, रमेश महेश सुरेश, ठीक है, वहां पर या तो कैपिटल शब्द का यूज करेगा, पूंजी शब्द का, या फिर आपका जो है ड्राइंग शब्द का यूज करता है, आहरण शब्द का प्रयोग करता है, ठीक है। तो छठा पॉइंट और लास्ट पॉइंट इसमें हो जाएगा, व्यापारी के नाम के स्थान पर, व्यापारी के नाम के स्थान पर पूंजी तथा आहरण कहलाता है, ठीक है। पूंजी आहरण शब्द का प्रयोग किया जाता है, पूंजी, पूंजी गाइस हम कहते हैं कैपिटल, ठीक है, कैपिटल, या फिर आपका आहरण शब्द का प्रयोग किया जाता है, तथा आहरण, आहरण को गाइस हम कहते हैं ड्राइंग, ड्राइंग शब्द का यूज किया जाता है, ठीक है, ड्राइंग शब्द का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। तो गाइस ये तो आपकी पहली अवधारणा हो गई, ठीक है, जिसमें मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि ये जो है इसे हम सत्ता की अवधारणा एवं व्यवसाय की इकाई की अवधारणा के नाम से जानते हैं। व्यवसाय एवं व्यवसाय दोनों अलग अलग होते हैं। व्यापारी अपने व्यक्तिगत लेन देनों को जो है लेखा पुस्तकों में, जो लेखांकन की पुस्तकें हैं व्यापार की, उनमें नहीं दिखा सकता, ठीक है। व्यापारी, व्यापार का क्या होता है, एक लेनदार होता है और वह व्यापार से या तो कैश ले सकता है या माल ले सकता है, और अगर वो जितना जो है माल या कैश निकालेगा उसे जो है व्यापार में दोबारा वापस रखना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी हम व्यापारी के लेन देनों का लेखा करते हैं तो उसके नाम के बजाय हम कैपिटल शब्द या फिर ड्राइंग शब्द का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये अपनी पृथक अस्तित्व की अवधारणा हो गई यहाँ पर पहली, ठीक है, अपनी पहली अवधारणा यहाँ पर हो गई। अब गाइस हम लोग देखेंगे दूसरी अवधारणा जिसे हम कहते हैं मुद्रा मापन या मुद्रा मापी की अवधारणा। चलिए आइए चलते हैं। तो गाइस दूसरी अवधारणा कौन सी है आपकी, मुद्रा मापन या मुद्रा मापन की अवधारणा, ठीक है। तो दूसरी हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, मुद्रा मापी अवधारणा, मुद्रा मापी अवधारणा। गाइस मुद्रा मापी अवधारणा का मतलब क्या है गाइस, लेखांकन के अंतर्गत हम मुद्रा में केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा करते हैं जिनको हम मुद्रा में माप सकते हैं, ठीक है। जो अपने गुणात्मक पहलू हैं जैसे ईमानदारी है, ठीक है, या फिर आपकी
वस्तु की गुणवत्ता वाली जो भी वस्तुएं हैं, ठीक है, गुणात्मक पहलू जो भी अपने होंगे उनका हम लेखांकन नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम क्या है, मुद्रा मापी अवधारणा के अंतर्गत जितने भी अपने लेखांकन में जितने भी मसौदे होते हैं या सौदे होते हैं उनके अंतर्गत हम केवल मुद्रा में मापे जाने वाले, जिनको हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, संख्यात्मक रूप में लिख सकते हैं, उनका ही हम लेखा जोखा करते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आप लोग गाइज लिख लीजिए, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि मुद्रा में मापे जाने वाले लेन देनों का ही केवल लेखा जोखा, ठीक है। मुद्रा में केवल मापे जाने वाले, सॉरी गाइज, मापे जाने वाले लेन देनों का लेखा, लेन देनों का लेखा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा जिसमें कि गुणात्मक पहलू को नजरअंदाज किया जाता है, गुणात्मक पहलू को नजरअंदाज किया जाता है। तो ये आपकी दूसरी अवधारणा हो जाएगी जिसे हम मुद्रा मापी की अवधारणा कहते हैं। और इसके अंतर्गत गाइज आपके जो है यही दो अवधारणाएं होती हैं गाइज। इसमें केवल हम उन्हीं लेन देनों का या व्यवहारों का लेखा जोखा करते हैं जिनको हम मुद्रा में माप सकते हैं, और जो भी किसी व्यक्ति के वस्तु के जो गुणात्मक पहलू होते हैं, ठीक है, या उसके जो भी गुण होते हैं उनसे भी हालांकि प्रॉफिट होता है, उनको हम इसके अंतर्गत उसका लेखा नहीं करते, ठीक है, लेखांकन के अंतर्गत लेखा नहीं करते। चौथी गाइज आपकी आ जाती है लागत अवधारणा, ठीक, सॉरी तीसरी, अभी हमने दो देख ली, अब अपनी जो है तीसरी क्या आ जाएगी, लागत अवधारणा, जिसे हम ऐतिहासिक लागत अवधारणा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जिसे हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं इंग्लिश में। जो आपकी ऐतिहासिक लागत अवधारणा होती है, ऐतिहासिक लागत अवधारणा इसलिए होती है क्योंकि व्यवसाय की जो भी स्थायी संपत्तियां होती हैं, ठीक है, उनका जो भी हम लेखा करते हैं, चाहे वो पिछले जिस भी मूल्य में खरीदी गई हैं, उनका लेखा हम उनके लागत मूल्य पर करते हैं, ठीक है। उनका प्रेजेंट टाइम में चाहे जो भी मूल्य हो, जैसे हमने पिछले ईयर में कोई भी वस्तु 1,000 रुपये में खरीदी तो उसका लेखा हम पिछले ईयर के 1,000 मूल्य पर ही जो उसकी लागत आई है उसी पर उसका जो है लेखा करेंगे, ठीक है। और लागत मूल्य में आपका गई क्रय मूल्य, भाड़ा और स्थापना व्यय तीनों शामिल किया जाता है, ठीक है। तो चलिए तीसरा देख लेते हैं। तो आप पहले तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, लागत की अवधारणा, लागत अवधारणा, अवधारणा, ठीक है। तो लागत अवधारणा में गए आपकी जो है जो भी वस्तुएं होती हैं उनका लेखा जोखा या फिर उनका जो है मूल्य हम जब भी अपने लेखांकन में दर्शाएंगे तो उनको जो है उनकी लागत मूल्य पर उनका अंकन करेंगे। और लागत मूल्य में गए आपका उनका क्रय मूल्य, ठीक है, उनका भाड़ा और उनका स्थापना व्यय तीनों को शामिल किया जाता है। गए अगर मान लीजिए कोई मशीन है, मशीन को हमने खरीदने के बाद गए उसको जैसे लखनऊ में खरीदे, दिल्ली में खरीदा और उसकी स्थापना हमें बनारस में करनी है, ठीक है, तो हम वहाँ से लेकर के वहाँ तक ले जाने के लिए जो हम भाड़ा वे करेंगे, उसके बाद गए उसको स्थापित करने के लिए जो वे करेंगे, स्थापना के लिए भी गए आप मिस्त्री बुलाएंगे या फिर उसको सेटल करने के लिए अगर स्थायी वस्तु है, मशीन है, तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल भी आवश्यकता पड़ेगी। सेट करना है तो जैसे आपका ईंटा हो गया, चूना हो गया, गारा हो गया, कहीं पर भी रखना है, ठीक है। तो सब क्या है आपका क्रय मूल्य, भाड़ा और स्थापना वे तीनों को जो मिलाकर जो मूल्य लागत आती है वही आपका लागत मूल्य कहलाता है, ठीक है। और गए इसमें जो है स्थायी संपत्तियों पर मूल्य ह्रास जो चार्ज किया जाता है वो लागत मूल्य पर हम लगाते हैं, ठीक है। स्थायी संपत्तियों पर जो भी मूल्य ह्रास हम चार्ज करेंगे वो लागत मूल्य अपनी जो आएगी, टोटल कॉस्ट निकल के जो आएगी, ठीक है, क्रय मूल्य प्लस भाड़ा प्लस स्थापना में जो भी आएगा उस पर हम लगाते हैं, ठीक है। तो ये अपनी लागत अवधारणा के अंतर्गत तीन कॉन्सेप्ट आते हैं जिसे हम ऐतिहासिक लागत अवधारणा के नाम से भी जानते हैं। इसमें पहला पॉइंट आपका हो जाएगा गाइज, लिख लीजिए इसे भी। तो पहला पॉइंट इसमें हो जाएगा इसे ऐतिहासिक लागत अवधारणा के नाम से भी जानते हैं, ऐतिहासिक लागत अवधारणा के नाम से भी जानते हैं, अवधारणा के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा पॉइंट गाइस जिसमें हो जाएगा इससे जो है व्यवसाय में स्थायी संपत्तियों का लेखा उनके लागत मूल्य पर हम करते हैं, ठीक है। जो भी हम लेखांकन करेंगे उसके लागत मूल्य पर करेंगे। व्यवसाय में
स्थायी संपत्तियों का लेखा, स्थायी संपत्तियों का लेखा। और अगर स्थायी संपत्तियां आपकी होती कौन सी हैं? आपका भूमि हो गया, भवन हो गया, ठीक है, और आपकी मशीनरी हो गई, जिनको हम लॉन्ग टर्म के लिए स्थापित एक बार ही खरीद लिया और वो जो है इन फ्यूचर के लिए तैयार हो गई, ठीक है, उन्हें लॉन्ग टर्म में दोबारा हमें खरीदना नहीं पड़ेगा या फिर उन पर व्यय नहीं करना पड़ेगा, तो आपकी जो है स्थायी संपत्तियों के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो व्यवसाय में स्थायी संपत्तियों का लेखा जो है उनके लागत मूल्य पर करना चाहिए, ठीक है, संपत्तियों का लेखा उनके लागत मूल्य पर, लागत मूल्य पर करना चाहिए। अब गाइज हम लागत मूल्य में क्या क्या शामिल करते हैं? लागत मूल्य में गाइज मैंने आपको बता दिया, लागत मूल्य इक्वल टू आपका क्या क्या शामिल होगा गाइज इसमें? क्रय मूल्य, कोई वस्तु है या फिर कोई भूमि भवन जो भी है यूज करने के लायक, ठीक है, तो क्रय मूल्य और प्लस आपका भाड़ा, और भाड़ा के बाद प्लस आपका स्थापना व्यय। अगर मान चलिए गाइज कोई मशीनरी हमने खरीदी है, तो मैंने गाइज आपको बता दिया मशीनरी को लाने ले जाने का खर्चा, फिर उसके बाद जो स्थापना उस चीज़ को पूर्णतया उपयोग करने हेतु, बनाने हेतु जो भी हमने उस पर एक्सपेंस किया है, ठीक है, स्थापित करने के लिए जो भी हमने व्यय किया है, उन तीनों को जो है शामिल करके जो भी अपना निकल के अपना आएगा कॉस्ट जो भी अपनी आएगी वही अपनी जो है लागत मूल्य कहलाएगी, ठीक है, और इन तीनों को मिलाकर जो भी आएगा उसी पर हम जो है लेखा करेंगे, ठीक है अपना। तो आई थिंक आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। और गाइज जो भी अपनी स्थायी संपत्तियां होती हैं उन पर जो मूल्य ह्रास लगाया जाता है वो गाइज उनके लागत मूल्य पर लगाया जाता है। जैसे जैसे गाइज हमने कोई मशीनरी 2 साल पहले 1,000 रुपये में खरीदी थी, ठीक है, उसका प्रेजेंट वैल्यू चाहे जितनी आई हो, जैसे 1,000 में खरीदी थी, प्रेजेंट टाइम में उसकी कीमत 2,000 रुपये है, तो हम उसका 2,000 में नहीं जबकि 1,000 में खरीदेंगे, ठीक है, तो इसीलिए हम ऐतिहासिक लागत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसमें जो चौथा पॉइंट लिख लीजिए, स्थायी संपत्तियों पर मूल्य ह्रास, स्थायी संपत्तियों पर मूल्य ह्रास इक्वल टू अपना जो है लागत मूल्य पर लगाना चाहिए, लागत मूल्य पर लगाना चाहिए, ठीक है। तो स्थायी संपत्तियों पर मूल्य ह्रास जो हम क्या करते हैं उनके लागत मूल्य पर लगाते हैं, और लागत मूल्य गाइस कैसा, जो भी हमने शुरुआती लागत आई उसी पर हम लगाएंगे, ठीक है। तो मूल्य ह्रास जो चार्ज किया जाता है उसके लागत मूल्य पर करना चाहिए, ठीक है। जब भी हम लेखांकन में डिप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे तो उसके जो है लागत मूल्य पर हम उसका डिप्रिसिएशन निकालेंगे, ठीक है। तो आई थिंक गाइज आपको ये तीसरी अवधारणा भी समझ में आ गई। अब गाइज हम लोग चलते हैं चौथी अवधारणा जो है अपनी द्विपक्ष अवधारणा, ठीक है, जिसे हम द्विपक्ष की अवधारणा कहते हैं। तो चलिए गाइज देखते हैं अपनी चौथी अवधारणा, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग द्विपक्ष की अवधारणा। द्विपक्ष अवधारणा, तो द्विपक्ष अवधारणा गाइज आपकी कहती है, इसमें क्या होता है, आपके जो प्रत्येक लेन देन होते हैं या आप जो भी प्रत्येक व्यवहार करते हो अपने जो है व्यापार के साथ, ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपके दो पक्ष प्रभावित होते हैं, एक तो लेने वाला, दूसरा आपका देने वाला, ठीक है, आपके डेबिट और क्रेडिट दो साइड होती है, ठीक है। और गाइज डेबिट और क्रेडिट दो पक्ष इससे प्रभावित होते हैं, इसी को हम द्विपक्ष अवधारणा कहते हैं। तो लेखांकन के अंतर्गत जब भी आप लेखांकन करोगे तो उसमें हमेशा दो पक्ष आपके प्रभावित होंगे, ठीक है। तो इसमें गाइज आपका पहला पॉइंट हो जाएगा प्रत्येक लेन देन और व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट लिख लीजिए, प्रत्येक लेन देन ऑब्लिक व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, एक तो गाइज आपका देने वाला होगा, एक आपका लेने वाला होगा, ठीक है। आप अगर माल देंगे तो उधर से कैश भी आएगा, तो दो पक्ष हमेशा इसमें शामिल होंगे, ठीक है। तो प्रत्येक लेन देन व्यवहार में दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं। इसमें आपका जो है एक साइड आपका जो है डेबिट होता है, ठीक है, एक आपका डेबिट और एक आपका क्रेडिट, यही आपके दो पक्ष ऐसे निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। और गाइज जो डेबिट शब्द है आपका, जो डेबिट शब्द है
ये गाइस डेबिट आपका जो है लैटिन भाषा के डिबेयर शब्द से बना है, ठीक है। डेबिट शब्द आपका किससे, लैटिन भाषा के डिबेयर शब्द से बना है, जिसको गाइज हम टू अवे के नाम से जानते हैं, यानी स्वामी का ऋणी होना, ठीक है। जब स्वामी क्या होगा, ऋणी होगा, तो हम उसे टू अवे के नाम से जानेंगे। और गाइज आपका दूसरा जो शब्द है क्रेडिट, क्रेडिट शब्द आपका जो है गाइज वो क्रेडियर से बना है, ठीक है। इसे हम टू बिलीव के नाम से, ठीक है, इसका मतलब स्वामी में विश्वास, ठीक है। कहने का मतलब जैसे हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, ठीक है, बैंक में कहीं से पैसा आता है, ठीक है, बैंक में जो है कोई पैसा लगाता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वहां पर जो है आपके खाते को धनी या क्रेडिट किया जाता है, तो इससे क्या होता है कि आपको जो है वहां पर विश्वास है, ठीक है। तो विश्वास के लिए हम क्या लिखते हैं, टू बिलीव, ठीक है। तो क्रेडिट में हम टू बिलीव, और डेबिट आपका जो है डेबिट में टू ओवे, ओवे का मतलब स्वामी का ऋणी होना, ठीक है। तो गाइस डेबिट शब्द आपका क्या है, पहली चीज तो आपका जो है डेबिट शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। ये लैटिन जो है लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है, लैटिन भाषा का है, ठीक है, लैटिन भाषा का है। और लैटिन भाषा के किससे लिया गया है, डिबियर शब्द से। तो ये किससे लिया गया है, DEBER। तो आपका गाइस ये चीज नोट कर लीजिएगा कि जो है आपका डेबिट शब्द जो है लैटिन भाषा के डिबेयर से लिया गया है। और गाइस जो क्रेडिट शब्द है ये भी आपका लैटिन भाषा का गाइस आपका क्रेडियर थे, ठीक है। क्रेडियर वो डिबियर और एक क्रेडियर, ठीक है, जिसे क्रेडिट कहते हैं उसे क्रेडियर शब्द से लिया गया है, CREADER, क्रेडियर शब्द से लिया गया है, ठीक है। ये आपकी जो है दो महत्वपूर्ण बातें हुई कि डेबिट शब्द को आपकी किससे, डिबियर शब्द से लिया गया है जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, और क्रेडिट शब्द को आपको क्रेडियर शब्द से लिया गया है जो भी लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत गाइज आप लोग ये चीज भी जान लीजिए, ये जो डेबिट शब्द है, डेबिट को गाइज हम टू अवे लिखते हैं, ठीक है। अगर जैसे टू ओवे, अगर जैसे हम लेखांकन करेंगे तो हम इसे टू ओवे लिखेंगे, ठीक है। और टू ओवे का मतलब होता है स्वामी का ऋणी होना। जैसे गाइज हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो क्या करते हैं, वहां पर जो है अपना अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्वामी का ऋणी होना। और जब हम क्रेडिट शब्द का यूज करते हैं, क्रेडिट का मतलब होता है गाइज टू बिलीव, इसको हम टू बिलीव से शो करते हैं, टू PELIEVE, ठीक है, टू बिलीव। टू बिलीव का मतलब होता है गाइज स्वामी का, स्वामी में विश्वास, ठीक है, स्वामी में विश्वास। अब ऐसा क्यों होता है गाइज, जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई बैंक है गाइज, तो बैंक में अगर हमने पैसे जमा किए, ठीक है, अगर ये धनी हुई बैंक, तो बैंक में अगर हम पैसे जमा करते हैं तो गाइज वो क्या होता है, अपना क्रेडिट होता है, ठीक है, उतने से अपना जो है बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है, ठीक है। तो क्रेडिट हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें बैंक पे विश्वास है कि जो भी हमने पैसा जमा किया वहां पर सेफ है, ठीक है। तो क्रेडिट का मतलब स्वामी में विश्वास, ठीक है। और जबकि टू अवे का टू बिलीव आपका जो है डेबिट का मतलब स्वामी का ऋणी होना, ठीक है, जिसे हम टू अवे के नाम से जानते हैं, ठीक है। और गाइज यहाँ पर आपका जो है पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट गाइज इसमें क्या है, इटली के अंदर इसे जो है डेबिटो और क्रेडिटो कहा जाता है, ठीक है। कंपटीशन लेवल में गाइज ये चीज पूछा जा सकता है, ठीक है, या फिर ऑप्शनल जब आपसे पेपर बनेंगे तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो इसको जो है नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। इटली के अंदर जो है इसको डेबिटो डेबिटो और क्रेडिटो क्रेडिटो कहा जाता है। तो आई थिंक गाइस आपको समझ आ गया, इटली के अंदर क्या है, इसको डेबिटो और क्रेडिटो के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो गाइस ये तो आपकी होगी द्विपक्ष अवधारणा की बात। द्विपक्ष अवधारणा में क्या होते हैं, आपके जो है लेन देन होते हैं या जो भी आपका लेखांकन किया जाता है, व्यवहार किया होते हैं, दो पक्ष होते हैं, जिसमें आपका एक डेबिट पक्ष होता है, ऋणी पक्ष, एक आपका क्रेडिट पक्ष होता है, धनी पक्ष, ठीक है। डेबिट शब्द जो है आपका लैटिन भाषा के डिबियर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू अवे, यानी स्वामी का ऋणी होना। जबकि क्रेडिट शब्द गाइज आपका लैटिन भाषा की क्रेडियर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू बिलीव, यानी स्वामी में विश्वास, ठीक है। और गाइज इटली के अंदर इसे डेबिटो और क्रेडिटो के नाम से जाना जाता है। तो आई थिंक गाइज आपको जो लेखांकन द्विपक्ष अवधारणा भी समझ में आ गई होगी। अब गाइज हम लोग चलते हैं आपकी पांचवी अवधारणा, जिसे हम कहते हैं चालू अवधारणा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट रीडिंग डाल लीजिए आप लोग, चालू अवधारणा। चालू अवधारणा चालू अवधारणा
तो भाई चालू अवधारणा को हम निरंतरता की अवधारणा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है भाई, क्योंकि जब भी हम कोई व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, ठीक है, तो हम ऐसा थोड़ी ना सोचते हैं कि जैसे अभी हमने व्यापार प्रारंभ किया, कल जो है व्यापार बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये मानकर चलते हैं कि व्यवसाय अपना अनवरत रूप से चलता रहेगा, या व्यवसाय अपना जो है अनिश्चित काल तक चलेगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक चलेगा। इसीलिए इसको भाई एक अन्य नाम सुदीर्घ अवधारणा के नाम से भी जानते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि जब लगातार अपना व्यापार चलता रहता है, तो हम क्या करते हैं, जो भी अपनी संपत्तियां होती हैं और जो भी अपने दायित्व होते हैं, उनका हम लगातार पुनर्मूल्यांकन, प्रत्येक वर्ष उनका जो है मूल्यांकन करते रहते हैं, ठीक है, कि अपनी संपत्तियां कितने पे हैं, ठीक है, अपनी संपत्तियों का क्या मूल्य है, अपने दायित्व कितने हैं, ठीक है। तो चालू अवधारणा के अंतर्गत गाइज आप लोग पहला पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर कि व्यवसाय क्या होगा। व्यवसाय हम ये मान करके चलते चल रहे, व्यवसाय जो है अपना अनवरत रूप से चलता रहेगा, ठीक है। व्यवसाय अनवरत रूप से चलता रहेगा, अनवरत रूप से चलता रहेगा। आपकी पहली अवधारणा तो ये हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी अवधारणा क्या हो जाएगी कि व्यवसाय जो है अनिश्चित काल के लिए किया जाएगा, ठीक है। व्यवसाय अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरी अवधारणा इसके अंतर्गत हो जाती है कि व्यवसाय जो है अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। और तीसरी अवधारणा क्या है कि इसमें जो संपत्तियों और दायित्व क्या होते हैं, इनका जो पुनर्मूल्यांकन हम करते रहते हैं। जब भाई लॉन्ग टर्म तक अपना व्यापार चलेगा, ठीक है, तो 1000 रुपये मान लीजिए कोई वस्तु हमने जो है पिछली ईयर स्थापित की थी, तो प्रेजेंट टाइम में उसकी वैल्यू क्या है, तो उनका हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे, ठीक है। उनका जो है पुनर्मूल्यांकन हम करते रहेंगे कि अपनी जो है कितनी संपत्ति बची है, ठीक है, और कितनी अपने लायबिलिटी है और कितने जो है अपनी असेट्स है, ठीक है। तो संपत्तियों और दायित्वों का हम क्या करते हैं, इसमें जो है चालू अवधारणा में लगातार जो है हम हर वर्ष पुनर्मूल्यांकन करते रहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, संपत्तियां एवं दायित्व का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। दायित्व का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, व्यवसाय जो भी है उसमें जो है ये मान के चले, व्यवसाय तो अनवरत रूप से चलेगा, पहला पॉइंट। फिर व्यवसाय जो अनिश्चित काल तक चलेगा, और इसमें क्या करते हैं कि हम संपत्तियों दायित्वों का हर साल जो है पुनर्मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। और इसका जो है एक नाम और क्या है, इसे जो है सुदीर्घ अवधारणा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे गई एक नाम और कौन था, सुदीर्घ अवधारणा। तो जिसे हम सुदीर्घ अवधारणा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और चौथा पॉइंट इसमें लिख लीजिए, इसमें जो है आपका जो अपनी आपके जो है स्थायी संपत्तियां और दायित्व होते हैं, ये आपके दो टाइप के होते हैं, या तो चालू दायित्व होंगे या फिर स्थायी दायित्व होंगे, ठीक है। या आपके जो है संपत्तियां जो होंगी या तो चालू संपत्तियां होंगी या फिर आपकी जो है स्थायी संपत्तियां होंगी, ठीक है। और चालू संपत्तियों से आशय क्या है गई, चालू दायित्वों से आशय ऐसे दायित्व या ऐसी संपत्तियां जो उसी वर्ष जो है उपयोग में लाई जानी है, ठीक है, जिस वर्ष में उसका लेखा जोखा हो रहा है उसी वर्ष में जो उसका उपयोग किया जाना है, तो अपने क्या है, चालू दायित्व या फिर चालू संपत्तियां के अंतर्गत आनी है, ठीक है। और ऐसे ही संपत्तियां जिनका लेखा जोखा अभी तो किया गया लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक जो है उनका यूज किया जाएगा, तो अपनी क्या है, स्थायी संपत्तियों के अंतर्गत आती है। या फिर स्थायी दायित्व होते हैं जिनका लेखा जोखा तो अभी कर दिया है लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें जो है उसे अदा करना है, किसी को जो है चुकाना है, तो अपने क्या है, चालू दायित्व होते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिएगा, संपत्तियों को हम दो भाग में बांटते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट, संपत्तियां आपकी कितनी होती हैं, टू टाइप की होती हैं। कौन कौन सी, चालू संपत्ति, चालू संपत्ति और कामा स्थायी संपत्ति, स्थायी संपत्ति। और जबकि गाइज दूसरा पांचवा आपका जो है दायित्व, आपके कितने टाइप के होते हैं, दायित्व भी आपके जो है दो टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। जिसमें गाइज आपका पहला क्या है, चालू दायित्व, जो कहने मतलब जिन दायित्वों का निर्वहन इसी वर्ष कर देना है, ठीक है। और स्थायी दायित्व कहने मतलब ऐसे दायित्व है जिनको हम लॉन्ग टर्म में चुकाएंगे, ठीक है। तो अपने क्या है, स्थायी दायित्व कहलाते हैं। चालू दायित्व में जैसे गई आपके, जैसे बिजली का बिल हो गया, ठीक है, कमरे का किराया हो गया, जिनको हमें जो है इसी वर्ष इसी महीने में उसी वर्ष में जो है हमें सारी की सारी जो है जिन दायित्वों का निर्वहन करना है वो अपने चालू दायित्व के अंतर्गत आते हैं। और स्थायी दायित्व भी होते हैं, जैसे गई हमने लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले लिया, ठीक है, लोन का हमें ब्याज भरना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस ईयर ना भर करके अगले साल भर सकते हैं, ठीक है, 6 महीने साल भर के बाद भर सकते हैं, वो अपनी क्या है गई जो है चालू दायित्व कहलाते हैं, ठीक है।
आई थिंक गाइज ये बात भी आपको समझ में आ गई। और गाइज जो भी अपनी स्थायी संपत्तियां होती हैं उनको हम गाइज क्या करते हैं, खरीदते हैं, ना कि किराए पर लेते हैं। तो नोट करके ये बात लिख लीजिए कि जो स्थायी संपत्तियां होती हैं, स्थायी संपत्तियां हम खरीदते हैं, ना कि लोन पर लेते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों करते हैं गाइज, क्योंकि अगर हम स्थायी संपत्तियों को अगर खरीदेंगे नहीं तो स्थायी कैसे रहेंगी। अगर गाइज हमने किसी से वस्तु उधार ली है तो वो क्या करेगा, कल को वो उस वस्तु की जो डिमांड कर सकता है। ठीक है, आपको अपना ऑब्जेक्ट जो है बीच में ही छोड़ना पड़ेगा, अपना उद्देश्य बीच में छोड़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, जो भी अपनी स्थायी संपत्तियां होती हैं उनको हम खरीदते हैं, ठीक है, ना कि उनको हम लोन पर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक गाइज आपको जो है पांचवी अवधारणा भी समझ में आ गई होगी, जो है अपनी चालू अवधारणा। अब गाइज हम लोग देखेंगे लेखांकन अवधि अवधारणा। ठीक है, लेखांकन अवधि अवधारणा क्या कहती है गाइज, कि जो है इसमें जो है एक निश्चित अवधि जो है हम निश्चित करते हैं। ठीक है, उसके आधार पर हम लेखा जोखा करते हैं। एक निश्चित अवधि होती है लेखांकन की और उसके अंतर्गत हम जो है अपना लेखा करते हैं। तो अपना छठा पॉइंट हो जाएगा लेखांकन अवधि की अवधारणा। छठा पॉइंट गाइज आप लोग डाल लीजिए, लेखांकन अवधि की अवधारणा। तो इसके अंतर्गत क्या होता है गाइज कि हम जो है लॉन्ग टर्म में परिणाम ज्ञात करते हैं। ठीक है, लेखा पुस्तकों को बंद कर देते हैं एक समय के बाद, एक निश्चित काल होता है। ठीक है, लेखा अवधि को हम गाइज दो भागों में बांटते हैं, पहली चीज तो। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको ये लेखा अवधि को हम दो भागों में बांटते हैं, जिसमें आपकी एक कैलेंडर अवधि आती है, दूसरी आपकी वित्तीय अवधि आती है। ठीक है, तो कैलेंडर अवधि आपकी कौन सी होती है, 1 जनवरी से जो आपकी 31 दिसंबर तक जो समय होता है, जो कैलेंडर वर्ष होता है। ठीक है, आपका जो आपका 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, वो आपका क्या है, कैलेंडर अवधि कहलाती है। और ये वित्तीय अवधि जो होती है आपकी, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च की मानी जाती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो कंपनी अधिनियम 2013 है और जो आयकर अधिनियम 1961 है, ठीक है, उसमें वित्तीय अवधि जो है, वित्तीय अवधि को ही मान्यता है। ठीक है, तो जो हम भी लेखा जोखा करते हैं वो वित्तीय अवधि यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ही करते हैं। ठीक है, तो इसमें छठे पॉइंट में आप लोग पहला पॉइंट लिख लीजिएगा कि लेखा पुस्तकों को बंद किया जाता है, जिसकी अवधि जो है 1 वर्ष होती है। ठीक है, इसकी एक निश्चित अवधि होती है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, लेखा पुस्तकों को बंद किया जाता है, पुस्तकों को बंद किया जाता है, बंद किया जाता है, जिसकी अवधि 1 वर्ष होती है। ठीक है, जिसकी अवधि 1 वर्ष होती है। क्या है, लेखा अवधि गाइज आपकी निश्चित होती है, 1 वर्ष होती है। अब गाइज इसमें आपकी लेखा अवधियाँ कितने टाइप की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट में आप लिख लीजिए, लेखा अवधि आपकी दो प्रकार की होती है, अवधि दो प्रकार की होती है। लेखा अवधि आपकी गाइज कितने, दो प्रकार की होती है, जिसमें आपकी जो है पहली अवधि जो आती है गाइज, जिसे हम कैलेंडर अवधि कहते हैं। ठीक है, कैलेंडर अवधि। और दूसरी अवधि जो होती है गाइज, उसे हम वित्तीय वर्ष कहते हैं। ठीक है, या वित्तीय अवधि कहते हैं, वित्तीय अवधि कहते हैं। ठीक है, अब गाइज इन दोनों में अंदर क्या होता है, कैलेंडर अवधि क्या होती है गाइज अपनी 1 जनवरी जो अपने मतलब मंथ होते हैं। ठीक है, उससे शुरू होकर लास्ट दिसंबर जो आता है 31 दिसंबर तक माना जाता है। ये क्या है, आपकी कैलेंडर अवधि है। और गाइज वित्तीय अवधि जो चलती है अपनी, जो कंपनियां, फर्म या फिर बैंक वगैरह जो है जिसमें लेखा जोखा करते हैं, वो आपकी 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के गाइज आपका 31 मार्च तक माना जाता है। अब गाइज हम लेखा जो है वित्तीय अवधि में क्यों करते हैं गाइज, इसका रीजन ये है कि गाइज जो कंपनी अधिनियम 2013 है, ठीक है, और जो आयकर अधिनियम 1961 है, उसमें क्या है गाइज, वित्तीय अवधि को ही मान्यता दी गई है। इसीलिए गाइज बैंकों में, कंपनियों में जो है हम लेखा जोखा जो करते हैं वो वित्तीय अवधि के हिसाब से करते हैं। तो नोट करके लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा इस बात को, कि हम जो है लेखा जो है वित्तीय अवधि के हिसाब से क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा कि कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 1956 भी है गाइज, और ये आपका जो है 2013 वाला। ठीक है, तो कंपनी अधिनियम 2013 एवं आयकर अधिनियम
1961, ठीक है, जो आपका क्या है 1961 है, ठीक है। कंपनी अधिनियम आपका 2013, आयकर अधिनियम 1961 जो है में वित्तीय अवधि को मान्यता है, ठीक है। किस अवधि को? इस वित्तीय अवधि को मान्यता है, इसीलिए हम गाइज अपना जो भी लेखा जोखा करते हैं वो वित्तीय अवधि के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। वित्तीय अवधि को मान्यता है, ठीक है गाइज। आई थिंक आपकी बात समझ आ गई होगी कि लेखांकन अवधि की अवधारणा क्या है कि जो है हम लेखा करने के लिए एक जो है विशेष अवधि का प्रयोग करते हैं, जिसे हम जो है लेखांकन अवधि कहते हैं, जो कि आपका 1 वर्ष का होता है, ठीक है। और लेखा अवधि आपकी जो है 2 प्रकार की होती है, एक तो आपकी कैलेंडर अवधि होती है, दूसरी आपकी वित्तीय अवधि होती है, ठीक है। लेखांकन के अंतर्गत हम ज्यादातर वित्तीय अवधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कंपनी अधिनियम 2013 एवं आयकर अधिनियम 1961 में जो है वित्तीय अवधि को जो है मान्यता प्राप्त है, या फिर उसका जो है वहां पर उल्लेख किया गया है, ठीक है। और ये इसमें एक चीज और नोट करने वाली बात है, दूसरा नोट पॉइंट या फिर विशेष करके ये आप लोग जान सकते हैं कि अगर आपकी जो वित्तीय अवधि होती है वो 1 साल से क्या ज्यादा भी हो सकती है। जी गाइज, हो सकती है। कब हो सकती है? जब आपकी जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, ठीक है, जो भी आपका कंपनी है, ठीक है, उनके सदस्यों की 1 साल में जो एक मीटिंग होती है जिसे हम एजीएम के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि आपकी जो है वित्तीय वार्षिक बैठक के नाम से हम हिंदी में जानते हैं, ठीक है। अगर इसमें देरी होती है, ठीक है, अगर वित्तीय अवधि में सॉरी वित्तीय बैठक में आपकी देरी होती है, एनुअल जनरल मीटिंग में देरी होती है किसी कारणवश, तो हम क्या कर सकते हैं, उस लेखा अवधि को 3 महीने तक जो है बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 3 महीने तक बढ़ा देंगे तो आपकी जो वित्तीय लेखा अवधि हो जाएगी वो 15 मंथ की हो सकती है, ठीक है, 15 महीने की हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक विशेष बात है, तो इसमें गाइस विशेष करके आप लोग लिख लीजिए कि अगर जो है अगर एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, जिसे हम एजीएम के नाम से जानते हैं, ये कितने गई एनुअल जनरल मीटिंग, ये क्या होगी गाइज? अगर इसमें जो है ये एक वार्षिक बैठक होती है, ठीक है, वार्षिक साधारण सभा होती है, या फिर जो है वार्षिक बैठक होती है, वार्षिक सभा होती है, ठीक है। अगर इसमें क्या होती है, देरी होती है, अगर क्या होगी, ये जो है किसी भी कंपनी है, संस्था है, वहां पर जो है एनुअल जनरल मीटिंग में देरी होगी तो लेखांकन अवधि को जो है 3 महीने के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है, ठीक है। 3 महीने तक आपकी वित्तीय अवधि को बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपकी जो लेखा अवधि होगी वो 12 मंथ के बजाय 15 मंथ की हो जाएगी, ठीक है। तो अगर एनुअल जनरल मीटिंग में देरी होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा गाइज, आपकी जो वित्तीय अवधि है उसको 3 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपकी वित्तीय अवधि 15 मंथ की हो जाएगी, ठीक है। वित्तीय अवधि 15 मंथ की हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा गाइज, आपका जो है 3 मंथ जो है इसमें और बढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। 3 मंथ का जो है और आगे बढ़ा दिया जाएगा लेखा जोखा, ठीक है। तो ये आपकी जो है लेखांकन की अवधि की अवधारणा से संबंधित बातें हो गई, ठीक है, कि लेखांकन जब हम करेंगे तो इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये अवधारणाएं पूर्व निहित होती हैं लेखांकन कार्य में, कि लेखा पुस्तकों को क्या करते हैं, 1 वर्ष बाद बंद कर देते हैं। आपकी लेखा अवधि जो है 2 प्रकार की होती है, जिसमें आपकी कैलेंडर अवधि है और दूसरी आपकी वित्तीय अवधि है, ठीक है। कैलेंडर अवधि 1 जनवरी से 31 दिसंबर और वित्तीय अवधि आपकी 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। और इसी का हम लेखा जोखा प्राय करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आपके जो कंपनी अधिनियम 2013 और 19 आपकी आयकर अधिनियम 1961 को जो है वित्तीय अवधि को जो है मान्यता प्राप्त है, या फिर इनका उल्लेख उसके अंतर्गत किया गया है, ठीक है। और कुछ स्थितियों में क्या होता है गाइस, कि जब आपकी जो है कंपनी की जो एक वार्षिक सभा होती है, जो साधारण सभा होती है, जो प्रत्येक वर्ष की जाती है, अगर वो एनुअल जनरल मीटिंग आपकी जो है किसी कारणवश नहीं हो पाती है, ठीक है, जैसे अभी आप कोरोना काल आया था वो नहीं हो पाई, ठीक है, किसी कारणवश नहीं हो पाती, या कोई भी रीजन हो सकता है जिसके कारण अगर वो नहीं हो पाती, तो उस वित्तीय अवधि को 3 मंथ तक आगे पोस्टपोन किया जा सकता है, ठीक है। फिर उस 3 मंथ में आपकी एनुअल जनरल मीटिंग की जाएगी और उसके बाद जो है आपके लेखांकन कार्य को या लेखांकन पुस्तक को जो है बंद किया जाएगा और नेक्स्ट मंथ में जो है फिर से लेखा कार्य प्रारंभ किया जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक गाइज आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो गाइज अब हम चलते हैं गाइज अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है उपार्जन की अवधारणा, ठीक है। तो 6 अवधारणाएं हमने डिस्कस कर ली। अब चलते हैं गाइज अपने 7वें वाले पे, जो है आपकी उपार्जन की अवधारणा। 7वां कौन सा गाइज, उपार्जन की अवधारणा। तो उपार्जन की अवधारणा क्या कहती है गाइज, कि लेखा में गाइज जब भी हम लेखांकन के अंतर्गत लेखा करेंगे, ठीक है, तो हम केवल जो भी हमें
उपार्जित होगा, जो आय हमें अर्जन होगी, जो हमें नगद प्राप्त होगी, उसका लेखा हम उसी वर्ष कर देंगे। ठीक है, उपार्जन की अवधारणा क्या कहती है कि जो भी हम व्यवहार करेंगे, ठीक है, जो भी व्यवहार करेंगे, जो भी हम लेन देन करेंगे, उसका जो है लेखा हम उसी वर्ष कर देंगे, चाहे वह राशि प्राप्त हुई हो नगद या फिर ना प्राप्त हुई। ठीक है, जो अपनी उपार्जित आय है, ठीक है, उसको चाहे वह हमें प्राप्त हुई हो चाहे ना हुई हो, दोनों स्थिति में उसका लेखा हम उसी वर्ष कर देंगे। जो आपका उपार्जित आय होगी उसको हम क्रेडिट साइड में, ठीक है, या उपार्जित आय में धनी पक्ष में दिखा देंगे, और जो आपकी अनुपार्जित आय होगी, ठीक है, उसको हम डेबिट साइड में आपके माइनस पक्ष में दिखा देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे? जैसे मान के चलिए किसी व्यापारी ने 5,000 रुपए का आपसे माल खरीदा और 5,000 में उसने क्या तो कर दिया, कुछ तो कैश कर दिया और कुछ आपको जो है उधार छोड़ दिया कि चलिए ऐसा सर मैं आपको 3,000 रुपए दे देता हूँ, बाकी 2,000 रुपए मैं कुछ दिन बाद दूंगा। ठीक है, तो वो उपार्जित आय जो इनकम आपकी होगी, ठीक है, उस उपार्जित आय को हम जो है उपार्जित आय में क्रेडिट पक्ष में दिखा देंगे, जबकि जो आपकी बची हुई राशि है उसको हम अनुपार्जित आय के माध्यम से, ठीक है, आपके जो है डेबिट पक्ष में उसको हम दिखाएंगे। ठीक है, तो उपार्जन की उदाहरण आपकी क्या कहती है कि जो भी हम लेखा जोखा करेंगे, ठीक है, जो भी मसौदे अपने हुए हैं, जो भी सौदे हुए हैं, उन सौदों का लेखा हम उसी वर्ष करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर वो उपाय मतलब वो आय हमें अर्जन नहीं हुई है, ठीक है, जो भी हमें आय अर्जन हुई है उस आय को हम जो है उसी वर्ष दिखाएंगे, जो आय हमें अर्जित नहीं भी हुई है उसको भी हम उसी वर्ष दिखाएंगे, बशर्ते आपका जो है क्या होगा कि जितनी आय हमें अर्जित हो गई है उसको उपार्जित आय के अंतर्गत हम क्रेडिट पक्ष में, और जो आय हमें नहीं मिली है उसको अनुपार्जित आय के अंतर्गत हम डेबिट पक्ष में दिखाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक गाइज आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो गाइज इसमें जो है पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा कि लेखा कार्य जो है उपार्जन के आधार पर करना चाहिए। ठीक है, लेखा कार्य उपार्जन के आधार पर करना चाहिए, उपार्जन के आधार पर करना चाहिए। अब उपार्जन की अवधारणा क्या कहती है गाइज कि अगर जैसे कोई भी सौदा हुआ है, कोई भी लेखा हुआ है, ठीक है, कोई भी सौदा हुआ है तो उसको हम उसी वर्ष लिख लेंगे। ठीक है, चाहे वो हमें कैश के रूप में मिला हो चाहे ना मिला हो। ठीक है, तो इसको मैसेज समझ सकते हैं। दूसरे पॉइंट में लिख लीजिए कि जैसे मान के चलिए कि 2018 में हमने जो है कोई लेखा किया, ठीक है, या फिर 2000 अपना जो 21 चल रहा है, इसको 2021 कर लेते हैं हम लोग सीधा सीधा, मान चलिए प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, इसको हम प्रेजेंट टाइम में कर लेते हैं। जैसे 2021 में कोई लेखा हुआ, ठीक है, अपना कोई भी मतलब जो है कोई भी सौदा किया गया, तो सौदा किया गया तो उसमें क्या हुआ, कुछ राशि कोई भी व्यापारी था उसने जो है उस सौदे की जो है कुछ राशि तो आपको नगद प्राप्त दे दी, ठीक है, नगद आपको दे दी, कुछ क्या कर दिया उसे जो है उधार कर दिया। ठीक है, तो चाहे गए आपको नगद प्राप्त हो या नगद प्राप्त ना हो, ठीक है, दोनों का हमें जो है लेखा उसी वर्ष उसी समय कर लेना है। ठीक है, दोनों का लेखा हमें कर लेना है। ठीक है भाई, दोनों का लेखा क्या करना है, हमें कर लेना है। ठीक है, अब गाइज यहाँ पर तीसरी बात ये आ जाएगी, अगर वो उपार्जित है, कहने मतलब गाइज अगर वो नगद में है, ठीक है, अगर हमने वो क्या कर ली उपार्जित में कर ली, तो हम क्या करेंगे उसे धनी पक्ष में, ठीक है, क्रेडिट पक्ष में शो कर देंगे। अगर जितनी राशि अगर कुछ अर्जित हुई है, अगर पूरी पूरी अर्जित हो गई तो पूरी पूरी लिख देंगे। ठीक है, अगर पूरी पूरी अनुपार्जित है, ठीक है, तो उसे जो है डेबिट पक्ष में या अनुपार्जित आय में लिख देंगे। ठीक है, अगर वो उधार हो गई है, लेखा तो हम करेंगे, ठीक है गाइस, बशर्ते ये है कि उनके जो है पक्षों को हम बदलाव कर देंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे हम ऋणी पक्ष में कर देंगे। ठीक है, और गाइस अगर आपकी जो है इसमें अनुपार्जित अगर आपके अनुपार्जित आय है, ठीक है, वो अगर उधार हो गई तो उसका हम लेखा कहाँ करेंगे, डेबिट पक्ष में कर देंगे। और अगर आपको जो है वो आय जो है नगद प्राप्त हो चुकी है उपार्जित आय, तो उसका हम लेखा क्रेडिट पक्ष में कर देंगे। लेकिन गाइस जो भी आपकी कुल मिलाकर के एंट्री हुई है, ठीक है, उन दोनों को जो है हम प्रेजेंट टाइम में ही लिखेंगे। जो भी आपका सौदा हुआ है उसको हम उसी वर्ष लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं उसको जो है नेक्स्ट ईयर के लिए छोड़ दें, उधार है तो जब मिलेगा तब लिखेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जब भी आपका व्यापार में जब भी आपके जो है सौदा तय हो गया है या फिर सौदा आपने कर लिया है, ठीक है, उसका जो है उसी वर्ष उसी समय जो है हम उसकी जो है लेखा जोखा कर देंगे। तो ये आपकी क्या है गाइस, उपार्जन की अवधारणा कहलाती है। तो आई थिंक गाइज आपको जो उपार्जन की अवधारणा भी समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं गाइज अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है आपकी 8वीं अवधारणा, जिसे हम कहते हैं मिलान की अवधारणा या फिर मैचिंग की अवधारणा। ठीक है, तो चलिए गाइज देख लेते हैं अपनी 8वीं अवधारणा, जिसे हम क्या कहते हैं गाइज मिलान की अवधारणा या फिर मैचिंग अवधारणा। ठीक है,
हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, मिलान अवधारणा ऑब्लिक मैचिंग अवधारणा। ठीक है, ठीक, अच्छा ये मैचिंग अवधारणा जिसे हम कहते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस मिलान की अवधारणा और मैचिंग की अवधारणा आपकी कहती है कि चालू वर्ष में जो आय, ठीक है, जो चालू वर्ष में अपनी जो आय प्राप्त हुई है उनमें उस आय को क्या करते हैं हम, चालू वर्ष के खर्चों को जो है घटा करके दिखाते हैं। ठीक है, जो अपना चालू वर्ष में जो भी अपने को इनकम प्राप्त हुई है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, जो भी अपने खर्च हैं, ठीक है, जो भी अपने एक्सपेंसेस हैं उनको हम घटा करके जो है दिखाएंगे। तो ये आपकी क्या कहलाती है, मिलान की अवधारणा कहलाती है। ठीक है, और इस मिलान की अवधारणा से हमें क्या प्रॉफिट होगा कि हम जो है लाभ हानि की गणना आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, और इससे जो हम भी जब आगे समायोजन करेंगे खातों में, ठीक है, तो उसमें जो है हमें आसानी होगी। ठीक है, तो चालू वर्ष के अंतर्गत अपना जो है पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें क्या करते हैं, चालू वर्ष की आय को हम क्या करते हैं, चालू वर्ष के खर्चों से घटा करके दिखाना चाहिए। ठीक है, इसके अंतर्गत तो चालू वर्ष के खर्चों को चालू वर्ष के खर्चों को चालू वर्ष के आय में से घटाकर दिखाना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए गाइज, अगर गाइज हम जो है, इसीलिए हम इसे मिलान की अवधारणा कहते हैं, क्योंकि गाइज हम देखेंगे कि अपने जो है एक्सपेंसेस कितने हैं और अपनी इनकम कितनी है, दोनों को हम मिलाएंगे। ठीक है, और मिलाने के बाद अगर हमें इनकम ज़्यादा हो रही है और अपने जो है खर्चे कम है, तो उसे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट में, मतलब जो है प्रॉफिट में कर देंगे। अगर हम ये देखेंगे कि अगर जो है अपने खर्चे ज़्यादा हैं और अपनी इनकम कम है, तो उसे जो है हमें लाभ होगी। तो इससे क्या होगा गाइज, अपना जो है हम लाभ हानि की गणना आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हम गाइज समायोजन आसानी से कर सकते हैं। जब हम आगे गाइज ढेरों खाते बनाएंगे तो खातों में क्या होगा, कहीं पर अगर ऊंच नीच होगी, ठीक है, तो हम इससे जो है खातों का समायोजन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, इससे जो है लाभ हानि की गणना में आसानी होगी। ठीक है, जिसका प्रॉफिट है, अगर हम मिलान की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए गाइज अगर हम लेखांकन करेंगे तो लाभ हानि की गणना करने में हमें आसानी होगी। ठीक है, लाभ हानि की गणना में आसानी। अब ऐसा क्यों होगा गाइज, मैंने बता दिया कि अगर हम गाइज चालू वर्ष के खर्चों से चालू वर्ष की आय को जो है घटा करके दिखाएंगे, तो इसी में पता चल जाएगा कि अगर गाइज आपके खर्चे ज़्यादा हैं और आपकी इनकम कम है, तो क्या होगा गाइज, आपको जो है हानि होगी। और अगर गाइज आपके जो है आय ज़्यादा है और खर्चे आपके कम हैं, तो फिर आपको प्रॉफिट होगा। तो इससे गाइज आपकी लाभ हानि की गणना करने में आसानी होगी। ठीक है, तो आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। और आठवें पॉइंट में गाइज तीसरा पॉइंट में क्या हो जाएगा, अगर गाइज आपको पहले से मिलान की अवधारणा या फिर आपने जो इन सभी चीज़ों को पहले से मेंटेन कर रखा है, गाइज जब हम आगे खाताओं में जो बैलेंस का जो है समायोजन करेंगे, तो उसमें जो भी आपको एंट्री करने में या फिर आपके जो है आगे वाले खाताओं में जो आपकी जो मदें हैं उनको जो समायोजित करने में आसानी होगी। ठीक है, अब गाइज ये आपकी आठवीं अवधारणा हो गई। अब हम देखेंगे गाइज अपनी नौवीं अवधारणा जो है आय वसूली की अवधारणा। ठीक है, नौवीं अवधारणा जो है अपनी गाइज आय वसूली की अवधारणा। तो गाइज आय वसूली की अवधारणा क्या कहती है, अवधारणा से है जिसमें क्या है कि जो हमने किसी को दे रखा है, ठीक है, जो पैसा या मनी या फिर वस्तु हमने किसी को दे रखी, उसके बदले में हमें पैसा मुद्रा प्राप्त करनी, पूंजी प्राप्त करनी है, तो उस पूंजी को हम कैसे निकालें, ठीक है, या फिर उस आय को हम कैसे किसी से वसूल करें। इस वसूली के लिए गाइज क्या होता है कि कानून की तरफ से हमें अधिकार मिल जाए कि हमें जो है वो पैसा मिलना ही चाहिए। तो वो क्या है, आपकी आय वसूली की अवधारणा के लिए अंतर्गत आती है। ठीक है, या फिर उसे गाइज हम आगम मान्यता कहते हैं। ठीक है, कि हमें जो है रिवेन्यू प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, अब गाइज कानूनी अवधारणा कैसे या कानूनी अधिकार कैसे प्राप्त होगा, जैसे गाइज कोई विक्रेता है, ठीक है, कोई रिटेलर है, कोई क्रेता है, तो दोनों के बीच में जब सौदा होगा, ठीक है, तो गाइज ये क्या करेगा, ये या तो उसके नाम बिल लिख देगा, ठीक है, या फिर गाइज ये क्या करेगा, ये प्रतिज्ञा पत्र लिख देगा। ठीक है, अगर ये बेचने वाला है, ठीक है, और ये आपका खरीदने वाला है, कहने का मतलब गाइज ये आपका विक्रेता है और ये आपका क्या है, क्रेता है।
तो गाइज ऐसी स्थिति में क्या होगा, या तो विक्रेता क्रेता के नाम पे बिल लिख देगा, ठीक है, या फिर गाइज क्या करेगा, क्रेता जो है प्रतिज्ञा पत्र लिख देगा कि मैं इतने दिन बाद आपको जो है रुपए चुकाऊंगा, ठीक है, इतने महीने बाद मैं आपको इतने रुपए दूंगा। या फिर ये बिल लिख देगा, ठीक है, विक्रेता, कि आप जो है 2 महीने बाद मुझे इतना पैसा विद इंटरेस्ट देना, ठीक है। तो ये सब जो बिल और प्रतिज्ञा पत्र होते हैं, ये आपको क्या है, कानून अधिकार देते हैं कि आप जो है उससे पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। प्रतिज्ञा पत्र भी एक तरह क्या होता है, ये आपको जो है अधिकार देता है या कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है कि आप जो है इतने मंथ बाद मुझसे पैसा ले सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है गाइज, आपकी एक तरह से कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है। और इसे ही गाइज हम आय वसूली की अवधारणा के अंतर्गत रखते हैं कि हम गाइज अगर किसी को हमने माल दिया है तो हम उससे जो है अपनी इनकम वसूल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत गाइज आपको पॉइंट क्या हो जाएगा कि कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाए, ठीक है, जिसे हम गाइज आय वसूली की अवधारणा को आगम मान्यता भी कहते हैं। और इसमें गाइज अपना पॉइंट हो जाएगा कि कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाए, कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाए। जब गाइज आपको जो है, और गाइज कानूनी अधिकार प्राप्त कब होगा, जब चीजें लिखित रूप में आपके पास साक्ष्य के तौर पर मौजूद होंगी, ठीक है, तब आपको कानूनी अधिकार प्राप्त होगा। जैसे गाइज बैंक एक ऋण देती है, ठीक है, तो ऋण लेने के बदले में गाइज जो क्या करती है कि आम आदमी से उसके या तो आप खेतों के कागजात या फिर कुछ और एक्स्ट्रा चीजें जो है गिरवी रखा लेती है, ठीक है। तो वो क्या है, एक तरह से गाइज आपके कानूनी अधिकार बैंक को मिल जाता है कि अगर आप उसको पैसे वापस नहीं करोगे तो उन चीजों को बेच करके वो जो है अपने पैसे चुकता कर लेगी, ठीक है। तो एक तरह क्या है, ये कानूनी अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। तो आय वसूली की अवधारणा आपकी गाइज क्या कहलाती है, कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाए तो आपकी क्या है, आय वसूली की अवधारणा या फिर आगम मान्यता कहलाती है। अब गाइज इसमें कुछ अपवाद भी हैं। तो अपवाद क्या है कि जब किराया क्रय पद्धति हो, जैसे कोई माल हमने जो है किराया क्रय पद्धति से क्रय किया है, जैसे आप जो है कोई सामान है वो किराया रेंट के रूप में खरीद रहे हो, किराया क्रय पद्धति क्या कहते हैं, जैसे गाइज आपका जो है कोई माल है और उसको जो है आपने थोड़ा थोड़ा करके किस्तों में जैसे उसको खरीदा है। और गाइज क्या है कि जब आपने किस्तों में खरीदा है, ठीक है, या आपने किस्तों में देने का वादा कर रखा है, खरीदा है और आपने किस्तों में देने का वादा कर रखा है, तो ऐसे में क्या है, जो रिटेलर है वो इस बात का दावा नहीं कर सकता कि जो है आप हमें जो है पैसे दो, क्योंकि उसके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं, कोई लिखित तौर पे उसके पास कागज नहीं है, ठीक है। और दूसरा गाइज आपका क्या है, संपत्तियों गाड़ी की किस्तें, अगर मान लीजिए गाइज कोई आपने कोई संपत्ति खरीदी या फिर कोई गाड़ी खरीदी है, उसकी अगर कोई किस्तें हैं, ठीक है, कोई किस्तें हैं वो बकाया रह जाती हैं, ठीक है, अगर वो बकाया रह गई तो फिर आप जो है उस पर भी दावा नहीं कर सकते कि हाँ ये जो है आप मतलब आप हमें जो है पैसा दीजिए ही दीजिए, ठीक है। आपने किस्तें बना रखी हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं, ना कि उसका पैसा वसूल करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए चलिए कोई गाड़ी आपने खरीदी, ठीक है, तो आप रेवेन्यू नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है। वहां पे क्या होगा, अगर इस बंदे ने आपको पैसे नहीं दिए, ठीक है, अगर इस बंदे ने आपको पैसे नहीं दिए, आपने जो किस्तें बांध रखी, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी गाड़ी को ले जा सकते हैं, ना कि उससे जो है रेवेन्यू आगम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है गाइस, इसके जो है अपवाद के अंतर्गत आते हैं। तो गाइस आपकी 9वीं अवधारणा हो गई आय वसूली की अवधारणा। अब गाइस हम देख लेते हैं अपनी जो है लास्ट अवधारणा, जो है आपकी वस्तुपरकता की अवधारणा, ठीक है। चलिए गाइस इसको भी देख लेते हैं। वस्तु 10वीं अवधारणा है गाइस आपकी वस्तु परकता की अवधारणा। अब गाइस ये क्या होती है, वस्तु परकता की अवधारणा गई जब लेखपाल कहने मतलब जो लेखांकन करता होता है, ठीक है, जो लेखक होता है, लेखक नहीं गाइज लेखांकन करता है, ठीक है, लेखपाल जिसको हम बोलते हैं, वो गाइज वस्तुनिष्ठ कहने मतलब आपके जो साक्ष्य हैं, आपके जो फुट नोट्स हैं, आपके जो तथ्य हैं जो लिखित के तौर पे जैसे जनरल हो गया, ठीक है आपका, तो उनके आधार पर गाइज वो अपना लेखा करता है, ना कि गाइज जो है वो व्यक्तिपरक नहीं होना चाहिए। वो गाइज क्या करेगा, लेखा जो करेगा वो किसी न किसी साक्ष्य के आधार पर, बिल के आधार पर, स्रोत प्रलेख के आधार पर जो है लेखा करेगा, ठीक है। वो तो इसे क्या कहते हैं गाइज, वस्तुपरकता की अवधारणा कहते हैं, ठीक है। वो व्यक्तिपरक नहीं होगा, वो खुद से कोई लेखा नहीं करेगा। तो गाइज जब वो खुद से कोई लेखा नहीं करेगा, वो किसी न किसी साक्ष्य से, किसी फुटनोट से, किसी बिल से, किसी स्रोत प्रलेख से या फिर किसी बही से जब उनको उठा करके अपना लेखांकन कार्य करेगा, ठीक है, तो आपकी क्या है वस्तुपरकता की अवधारणा कहलाएगी, ठीक है। वस्तुपरकता का मतलब भाई
जो भी चीज़ है वो एज अ इट ही है। जैसे उसने आपको जो है बिल दे दिया, बिल उसने जो है 10,000 रुपये का दिया, ठीक है, तो आपको 10,000 रुपये ही देने हैं, ठीक। तो ये क्या है गाइज, आपके जो है फ्रूट नोट के अंतर्गत आएगा, ठीक है, या फिर आप जो है साक्ष्य प्रलेख के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो इसमें गाइज आप लोग लिख लीजिए कि लेखपाल, लेखपाल वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ साक्ष्य कामा फ्रूट नोट, फ्रूट नोट कामा आपके जो है बिल, ठीक है, बिल आदि, आदि के आधार पर लिखा करेगा, ठीक है, आदि के आधार पर, आदि के आधार पर लेखा करेगा, ना कि व्यक्तिपरक, ना कि व्यक्तिपरकता के आधार पर, ठीक है, व्यक्तिपरकता के आधार पर। तो क्या जो भी लेखांकन करता होगा वो क्या करेगा, किसी न किसी साक्ष्य के आधार पर, या फिर उसके जो भी प्राथमिक बहियां होती हैं उनके आधार पर, या फिर जो भी आपके बिल है, या फिर जो भी आपके फ्रूट नोट्स हैं, जो भी आपके साक्ष्य तथ्य हैं, उनको जो है साक्ष्य मानते हुए जो है वो अपने लेखांकन को, उनको उनको जो है उसका आधार बनाकर लेखांकन का कार्य करेगा, ठीक है। व्यक्तिपरक खुद से कोई चीज नहीं लिखेगा, ठीक है, कि कोई भी सौदा हुआ है और जो है उसको खुद से ही लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। जब तक उसके लिए साक्ष्य नहीं होंगे तब तक वो जो है उसमें लेखांकन कार्य नहीं करेगा। तो गाइज हम लोगों ने आज जो है लेखांकन की 10 अवधारणाओं का डिस्कस कर लिया है। अब गाइज इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा, और गाइज जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो गाइज हम लोग देखेंगे लेखांकन की परंपराएं, जिसमें गाइज आपकी एक रूपता की परंपरा, पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, ऊर्ध्वाधिकार की परंपरा, और आपकी महत्वता की परंपरा, और कुछ टॉपिक्स हम जो है नेक्स्ट क्लास में गाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गाइज अगर आपको जो है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और सारी चीज़ें मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, अगर गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और लगता हो कि हाँ ये चीज़ें जो है मेरे लिए इंपॉर्टेंट, तो गाइज प्लीज़ गाइज ये क्लासों को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बेसिक से आपको जो है पढ़ाता रहूँ, ठीक है, और आपके लिए अच्छी से अच्छे जो है नोट्स आपको जो है प्रोवाइड कराने की कोशिश करता रहूँ। तो गाइज अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज चैनल को मेरे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी साथ में अब विदा लेना चाहूँगा। सभी मेरा राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।